खटाना बुलेटिन समाचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अतिथि संपादक यशवीर भाटी ग्रेटर नोएडा से आपके समक्ष हूं और सर्वप्रथम मैं परिचय और अभिवादन के साथ साथ मेरे समक्ष हैं पुष्पेंद्र कुमार जी, श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से हैं, बिजोपुरा गांव से। आप सिटी में मुजफ्फरनगर में रहते हैं और मैंने देखा है बड़ी करीबी से कि आप समाज के प्रति बहुत ही चिंतनशील और ये कहें कि 100% डेडिकेटेड पर्सनालिटी हैं और सदैव समाज में बने रहते हैं, समाज के लिए हमेशा कार्यरत हैं और बहुत लंबे अरसे से तकरीबन 96-97 से आप समाज में बहुत सक्रिय रूप से समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। चाहे समाज का सामाजिक बदलाव की बात हो, चाहे उसके इतिहास की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में की बात हो, सारे विषयों पर आपकी जो पकड़ भी है और समाज के लिए आप कार्यरत रहते हैं, सेवारत रहते हैं। मैं इस खटाना बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करता हूं, सैल्यूट करता हूं। आप आज इस लाइव में मौजूद हैं। मेरे समक्ष है श्री BL गुर्जर साहब, जो राजस्थान से है, पथिक जी की कर्मभूमि से। और मैंने देखा है BL गुर्जर साहब को बहुत करीबी से। हम लोग कई सारे लोग दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक के लोग आपने अपने क्षेत्र में बुलाए हैं। बहुत बड़ा एक सम्मेलन था, उसमें हम लोग गए हैं टोंक में। आप राजस्थान सरकार से बेस्ट टीचर अवार्ड राजस्थान सरकार की तरफ से आपको मिला है, तो ये जहां BL गुर्जर साहब के लिए एक फख्र की बात है, ये हम समाज के लिए भी एक बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसी के साथ साथ जो बड़ी बात है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं और इस उस पर मैथिली शरण गुप्त की एक दो पंक्ति हैं जो BL गुर्जर साहब पर सटीक होती है कि मनुष्य वो है जो मनुष्य के लिए मरे, वो तो पशु प्रवृत्ति है जो आप ही अपचर है। तो वो सार्थक है। आप समाज में निरंतर बने रहते हैं, देश भर में आप भ्रमण भी करते हैं, देश भर के प्रोग्रामों में जाते हैं और पूर्ण रूपेण जो है आप सक्रिय रहते हैं। हर विषयों पे आपकी पकड़ और समाज के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को, आपके समर्पण को। गुर्जर समाज के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं और बहुत सारे जोखिम भी आप जीवन में उठा चुके हैं समाज के लिए। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही होनहार बिटिया, मैं ये कहूंगा पूरे समाज की होनहार बिटिया है डॉक्टर तन्वी भाटी। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में महेंद्रगढ़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी से। और सबसे बड़े फक्र की बात, और हम ये कहें कि आप प्रोफेसर के साथ साथ जो सामाजिक रसूखों पर, सामाजिक जो चिंतन है आपका, और खासतौर से गुर्जर समाज पे आपकी मतलब PhD अवार्ड होने वाली है और बहुत सलीके से आपने समाज में काम किया है और आप पूरे देश भर में जानी जाती है समाज शास्त्री के रूप में। और बहुत ही कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है। मैं आपको आशीर्वाद शुभाशीष भी देता हूं और इस तरह से कि हमारी होनहार बिटिया जो है आपने मुकाम पाया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियुक्त हुई हैं। तो मैं आपका अभिवादन करते हुए और शुभाशीष देते हुए इस लाइव में सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है गुर्जर समाज, क्या इतिहास जरूरी है। अभी एक सवाल इस तरह का है, कौन समाज नहीं चाहेगा कि हमारा इतिहास हो और वो भी एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हो, लेकिन हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए। समाज के आज जब हम तमाम परिप्रेक्ष्य पर हम जाते हैं और वहां दूसरी बातें पाते हैं, तो उसमें ये जरूरी बन गया है कि क्या इतिहास जरूरी है। तो मैं आपके समक्ष इस डॉक्टर संजय खटाना, जो खटाना बुलेटिन के ऑनर हैं और एक शानदार मंच समाज के लिए आपने लाइव के लिए सजाया है, मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए और डॉक्टर खटाना का और खटाना बुलेटिन की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करते हुए इस लाइव का शुभारंभ करता हूं।
और मैं जानना चाहता हूं श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से समाज में बने हुए हैं, इतिहास जो विषय है और यहां पर गुर्जर समाज की बात है, इतिहास को आप गुर्जर समाज का जो इतिहास है आज वर्तमान में उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं और इतिहास की हमारे समाज के लिए क्या प्रासंगिकता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा श्री पुष्पेंद्र कुमार जी। जी, देखिए, मेरे विचार से केवल गुर्जर समाज के लिए ही नहीं, जितने भी समुदाय हैं, जितनी भी जातियां हैं, उन सबके लिए अपने इतिहास का ज्ञान होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो इतिहास वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक इतिहास में अगर हम जाएं इतिहास की परिभाषा पे, जब हेरोडोटस ने इतिहास शब्द का मतलब बताया था तो उसका मतलब था कि ऐसा ही हुआ। तो इतिहास में जो घटनाओं का जिक्र है, जो मतलब तिथि क्रम है, वो वास्तविक होना चाहिए, तो इतिहास के कुछ मायने हैं। वरना जैसा अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हर जाति अपने इतिहास को उज्जवल बनाने की कोशिश में कुछ मतलब ऐसी घटनाओं का जिक्र कर देते हैं कि जिससे जो उनकी वास्तविक घटनाएं हैं उन पर भी अविश्वास उत्पन्न होता है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। मतलब गुर्जरों का अतीत बहुत ज्यादा उज्जवल रहा है। पूरे देश में ही नहीं, विश्व में गुर्जरों को जाना गया है अपने अपने चरित्र के लिए, जुझारूपन के लिए, ईमानदारी के लिए, देश के प्रति प्रतिबद्धता के लिए। लेकिन उसमें कुछ झूठ कहीं ना कहीं आ जाते हैं। मैं केवल एक एग्जाम्पल दूंगा कि हमें धीरे से कहीं हमारे दिमाग में बताया जाता है, बैठाया जाता है कि सब राधा जो है वो गुजरी थी। अब राधा थी भी या नहीं, राधा कोई ऐतिहासिक पात्र तो है नहीं, केवल पौराणिक पात्र है। और पौराणिक पात्र भी महाभारत में, गीता में, भगवत गीता में, वो जो दूसरी आती है एक और महाभागवत, उसमें कहीं राधा का जिक्र नहीं। बाद में जो अलग अलग किताबें लिखी गई हैं उसमें एक किताब आती है पद्म पुराण। तो पद्म पुराण में और ब्रह्म वैवस्वत पुराण, केवल 2 पुराणों में राधा जी का जिक्र किया गया है। और उसको हम लोग सत्य मान लेते हैं कई बार, जबकि गुर्जर शब्द का एक शाब्दिक अर्थ भी है, केवल गुर्जर जाति से ही संबंधित नहीं है। गुर्जर का एक क्षेत्र से भी संबंध है। एक क्षेत्र जो हमारा गुजरात का क्षेत्र था, सौराष्ट्र मालवा को लिए हुए, उसको इतिहास के तिथिकाल क्रम में एक समय गुर्जरा कहा गया है। दूसरे, एक ऐसी जाति या एक ऐसा समुदाय जो दूध का काम करते थे, उनको भी गुर्जर कहा गया। आज भी आप उत्तराखंड में जाइए तो उत्तराखंड में दूध का काम करने वाला कोई भी है, वो किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन उसको गुर्जर कहा जाता है कि भाई आज जो है हमारा गुर्जरों के यहाँ से दूध नहीं आया, आज गुर्जरों की हड़ताल हो गई, या आज मौसम खराब होने की वजह से गुर्जर नहीं आया। वो भी एक मतलब है। लेकिन जब इतिहास में ऐसी चीजें घुसेड़ दी जाती है कि साहब राधा भी गुर्जरी थी, या वहां एक आप लोगों ने खूब सुना होगा कि माता गायत्री गुर्जरी थी, ये शायद एक ऐसा झूठ है जिसको हम सत्य मानने लगे हैं कि साहब ब्रह्मा जी से शादी की सावित्री जी ने, मतलब सावित्री क्या, गायत्री जी ने, और वो गुर्जरी थी। किसी पुस्तक में नहीं है गुर्जरी, किसी किताब में नहीं है गुर्जरी। अभी मतलब इस पे बहुत बड़ी चर्चा हुई थी इतिहासकारों के बीच में। जो पुष्कर पुराण है उसमें गोप कन्या लिखा गया है कि साहब गोप कन्या एक वहां से जा रही थी, उनको हवन के लिए पत्नी की आवश्यकता थी, पत्नी उनकी नहा रही थी, और ऐसे ही ये ऐतिहासिक घटनाएं है ही नहीं, ये केवल जो असली इतिहास है उसको मतलब झुटलाने का प्रयास। जब ऐसी ऐसी बातें जोड़ दी जाती हैं तो फिर हमारे जो वास्तविक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, वास्तविक हमारे बुजुर्ग हैं, तो उन पर भी एक शंका खड़ी हो जाती है। और वो शंका यहां तक आ जाती है कि जो हमारे हम 1965 में पहली बार एक किताब छपी थी एनसीईआरटी की तरफ से,
1965 में मिहिर भोज जी को गुर्जर कहा गया था, और 1965 के बाद आज मतलब 2000 के आसपास में अक्षरधाम में मूर्ति लगी। लेकिन अब उसके भी 23 साल बाद अब उस पर इतना आंदोलन हो रहे हैं, इतना इतना बवाल हो गया कि दूसरी जाति उनको अपना अपना मतलब कहने का प्रयास कर रही है। तो मेरा जो है सीधे सीधे विचार ये है कि हमें अपने अतीत से प्रेरणा लेने के लिए इतिहास तो जरूरी है, इतिहास होना चाहिए, और इतिहास लेकिन वास्तविक होना चाहिए। पुष्पेंद्र कुमार जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, और आपने बहुत शानदार बात, निसंदेह इतिहास तथ्यों का विषय है और प्रमाणों का विषय है, और जिस तरह से आपने पुराणों का जिक्र करते हुए पुराण से हम इतिहास लेंगे तो ये अतिशोक्ति ही मानी जाएगी। बहुत शानदार बात कही है, तथ्यात्मक बात आपने कही है। और मैं अब आता हूं राजस्थान से, और आंदोलन की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि राजस्थान रही है। मैं जानना चाहूंगा श्री बीएल गुर्जर साहब से कि पुष्पेंद्र जी ने तथ्यों की बात कही है, पुष्पेंद्र जी ने पुराणों को एक तरह से मद्देनजर बात कही है कि क्या पुराण इतिहास हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया है। लेकिन मैं आपसे पुराणों की बात जिक्र नहीं करूंगा, मैं आपसे जिक्र करूंगा कि जो मध्यकाल का जो मिड पीरियड है, भारत का जो इतिहास है मध्यकालीन, उस मध्यकालीन इतिहास में खास तौर से प्रतिहारों का विवरण आता है। तो मैं आपसे कि ये ऐसी क्या मतलब बातें खड़ी हो गई, और ये दो एक समकक्ष बिरादरियां, उसमें जो है आपस में विवाद हो गए और सड़कों पर आ गए, तो आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? बीएल गुर्जर साहब। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। इसमें सीधी सीधी बात है, सबको पता है, इतिहास में लिखा हुआ है कि प्रतिहार जो थे गुर्जर थे, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। जगह जगह स्मारक बनाए गए, मूर्तियां लगाई गई, किसी ने कोई विरोध नहीं किया, मार्गों का नाम रखा गया, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अभी जस्ट 1 साल के अंदर दादरी वाला मैटर हुआ था आपके, वहीं से ये शुरुआत हो गई विरोध की। ये जहां तक मैं मानता हूं, विरोध करने वालों को भी पता है कि मिहिर भोज गुर्जर ही था, लेकिन जानबूझ के अपने को अपना जो मार्ग है उससे विचलित करके, डाइवर्ट करके उधर ले जाना चाह रहे हैं, ताकि गुर्जरों का एक अभी दौर है उन्नति करने का, ये डाइवर्ट हो जाए यहाँ से और अपना पथ भूल जाए और उधर उस झगड़े में फंस के रह जाए। तो ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इससे समाज को बचना चाहिए। और ऐतिहासिक तथ्य सारे के सारे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि प्रतिहार जो थे गुर्जर थे, और प्रतिहारों से पहले हूण थे, तो इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। आज में मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, हमारे राजस्थान में मुखिया जो होता है उसको पटेल भी बोलते हैं किसान वर्ग में, लेकिन गुर्जरों में पटेल के साथ साथ एक उपाधि और है, मिहिर की या महर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी चले जाओ आप, हरियाणा में मुखिया को नंबरदार कहते हैं, गुजरात में पटेल कहते हैं, दिल्ली यूपी में पंजाब में चौधरी कहते हैं, राजस्थान में भी पटेल कहते हैं किसान वर्ग में। लेकिन गुर्जरों में कई जगह पटेल भी कहते हैं, लेकिन गुर्जरों में महर बोलते हैं, मिहिर या महर। ये उपाधि केवल गुर्जर मुखिया जो होता है उसी को ही दी जाती थी, गांव के सभी लोगों द्वारा, सभी किसान वर्ग जो थे उनके द्वारा उनको सम्मान से महर जी या मिहिर जी कहा जाता था। तो फिर अगर मिहिर भोज गुर्जर नहीं था तो फिर दूसरी जाति के दावा करते हैं कि साहब वो ये था, तो उनमें कहीं इस तरह की कोई उपाधि हो तो वो बताएं। दूसरी चीज ये एक्चुअल में ऐसा होता है कि महान व्यक्तित्व का नाम जोड़ करके हम किसी को खुश करने का प्रयास करते हैं,
जैसे कि हमारे राजस्थान में एक एससी बिरादरी में एक जाति है रेगर, वो रेगर को रैदास लगाते हैं नाम के आगे। अब रैदास कोई जाति नहीं है, रविदास एक संत हुआ था, रविदास को बोलचाल में रैदास बोलते हैं हमारे राजस्थान में, और उनकी समुदाय के लोगों को रैदास भक्त कहना शुरू कर दिया उनके सम्मान देने के लिए। अरे आओ साहब रैदास भक्त। जैसे गुर्जरों को अभी बैंसला जी ने आंदोलन किया, तो कई जगह गुर्जर चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन उनको क्या कहते हैं, अरे बैंसला जी इधर आओ, पायलट साहब इधर आओ। तो एक तरह से बड़ा जो व्यक्तित्व होता है उसके नाम से बोल करके उनको सम्मान दिया जाता है। ऐसा ही मिहिर भोज के मामले में हुआ। दूसरा अपन देवनारायण जी का जिक्र करें। बीएल गुर्जर साहब जी, बहुत ही एक आपने बहुत सटीक बात कही है, मैं ये कहूंगा। और ये निसंदेह ये तथ्यात्मक है कि सम्राट मीर भोज गुर्जर थे। और मैं आपके पास दोबारा आऊंगा इसको, इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए। अब मैं एक प्रमुख समाजशास्त्री डॉक्टर तन्वी भाटी जी, जो समाजशास्त्री हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य, और इस बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इतिहास के फेर में या इतिहास के झगड़ों में, या ये कहें कि हम इतिहास के प्रॉपर संकलन नहीं कर पाए या और वजह रही, और वर्तमान और भविष्य को जो आज का नौजवान है, चाहे वो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, चाहे हमारे बेटे हैं, खासतौर से मैं नौजवानों की बात कहूंगा कि वो उनको एक सलीके से कोई राह नहीं मिल रही है। आप शिक्षा, रोजगार और इतिहास, ये तीनों जो है घालमेल सा हो रहा है। इसको आप प्रोफेसर तन्वी भाटी जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ खटाना बुलेटिन का कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना टाइम दिया। सबसे पहले अगर हम गुर्जरों को देखते हैं तो जो आज का टॉपिक है गुर्जर इतिहास क्या जरूरी है, तो मेरा जवाब होगा हाँ जरूरी है, बहुत जरूरी है। और अब हम उसके ऊपर बाद में जाएंगे किस तरीके का इतिहास होना चाहिए या क्या चीजें हो रही हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो अराइज हो रही हैं। सबसे पहले अगर हम गुर्जरों की बात करते हैं तो इसमें इस बात में कोई दोराहे नहीं है कि गुर्जरों का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और ये मैं ही नहीं कह रही हूँ, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर कहता है। कोई भी ट्रैवलर इंडिया में आया है उसने लिखा है, भारत के अंदर जिन लोगों ने रिसर्चेस की हैं उन्होंने, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर स्पेस की बात करता है, जगह की बात करता है, ब्रिटिश ने अगर गजेटियर लिखे हैं तो हर जगह पर गुर्जरों का जिक्र है। अब वो किस तरीके का जिक्र है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उस नैरेटिव में, वो बातें अलग हैं, पर हर किसी ने कंसिडर किया है। ह्यून सैंग लिखता है गुर्जरों के बारे में, सुलेमान तजीर, अल-बरूनी, बाबर का जो बाबरनामा है उसमें वो गुर्जरों का जिक्र करता है। उसके बाद 80s 90s में अमेरिकन विमेन साइंटिस्ट रिसर्चर्स आती हैं इंडिया में, एन ग्रॉडसेन-स्कोल्ड, ग्लोरिया गुडविन रहेजा, वो लिखती हैं गुर्जरों के बारे में। सहारनपुर जाके राजस्थान के गुर्जरों के बारे में वो गांव में रह के लिख रही हैं। माइकल बेनना वन गुर्जरों के बारे में लिख रहे हैं। विलियम डैरिम्पल जब दिल्ली के बारे में लिख रहे हैं तो वो गुर्जरों के बारे में लिख रहे हैं। खुसरो ने लिखा है, गोजरी का जिक्र किया है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स गजेटियर्स में लिख रहे हैं, और बहुत सारे, राम प्रसाद खटाना है 1970s में वो गुड़गांव के कॉलेज में पढ़ाते थे और जम्मू कश्मीर में जाके उन्होंने गुर्जरों के बारे में लिखा। थॉमस क्रॉली, बहुत सारे लोग हैं जो लिखते आए हैं गुर्जरों के बारे में। तो ये तो बिल्कुल नहीं है कि गुर्जरों का जिक्र है ही नहीं, गुर्जरों का जिक्र है, बहुत गौरवशाली ग्लोरियस पास्ट है और बहुत लोगों ने लिखा है। अब जब हम ये देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जब आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये क्यों अराइज हो रही हैं, क्यों दूसरी कम्युनिटीज अपोज कर रही हैं, और कैसे इसको समझा जाए। तो इसको समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा मंडल पॉलिटिक्स को। 1990s के बाद सडनली क्या होता है, एक जो ग्रुप जो
जो अभी तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पर नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती थी, वहां तक नहीं पहुंच पाया। बट मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जब सीट्स इंक्रीज होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जब वहां वो पहुंचता है तो वो उन्हीं फैक्ट्स को एग्जामिन करता है। हम सोचते हैं ना कि फैक्ट्स आर फैक्चुअल, ऐसा होता नहीं है। हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे एज अ डिसिप्लिन ऑल्सो, आपको समझ आएगा कि वहां पर बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है जिसके बेस पे हिस्ट्री लिखी जाती है, दैट इज ओपन टू एग्जामिनेशन, दैट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो जब वो वहां पहुंचता है और जब वो देखता है, जब वो वहां पहुंचता है, तो उसके मन में क्वेश्चन होता है। जब बच्चा स्कूल भी जा रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, राइट, मैं कहाँ हूँ, मैं, मेरी एग्जिस्टेंस क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो फिर वहां पर एक शुरुआत होती है री इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स की। जो जो कहानियां जो पहले लिखी गई, उन कहानियों में खुद को ढूंढने की, राइट। और ऐसा सिर्फ जो बिरादरी के साथ नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत सारी जो कम्युनिटीज हैं, आप देखेंगे सबऑल्टर्न हिस्ट्री एक पूरा डोमेन है। रणजीत गुहा एक बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, इस साल उनका देहांत हो गया। तो वो बात करते हैं सबऑल्टर्न हिस्टीरियोग्राफी की, जिसके अंदर वो बात करते हैं कि जो सबऑल्टर्न ग्रुप्स, जो जिनके बारे में लिखा नहीं गया या जिनके नजरिए से नहीं लिखा गया, अब जरूरत है उनके बारे में और उनके नजरिए से लिखने की। रंजीत गुहा कहते हैं कि हिस्ट्री लिखी गई है एलिट्स के नजरिए से, राइट। तो जब ये सबऑल्टर्न अपने बारे में लिखना शुरू करता है और लोगों से सवाल पूछना शुरू करता है कि भैया बातें तो ऐसी हैं और ऐसा आप वैसे कह रहे हैं, तो वहां पर फिर कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होते हैं। साइंटिफिक जब स्टडीज होती हैं, मल्टीपल नैरेटिव्स निकल के आते हैं, जो जिसका एक दबदबा रहा है सिस्टम के ऊपर, जिनकी अथॉरिटी रही है, तो इतना आसानी से वो इन सब चीजों को डाइजेस्ट नहीं करते। तो ये एक तरीका हो सकता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करता है। हाँ, तो फिर वहां पर कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। तो मुझे लगता है ये एक रीजन, एक तरीका ये हो सकता है इस पूरे इंसिडेंट्स को, या आगे जो इंसिडेंट्स आएंगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ गुर्जरों की नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारी कम्युनिटीज की है। और पुष्पेंद्र जी ने जो बात की मिथ और हिस्ट्री को अलग अलग रखने की, ये बात ठीक है, पर ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं जूझ रही है, ये प्रॉब्लम हर किसी की है। हर कोई, हर किसी जो भी कम्युनिटी है, इनका में अलग अलग कास्ट हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उन सब ने बहुत बहुत मुश्किल से इसके बीच में डिफरेंशिएट, बहुतों ने तो किया ही नहीं है अभी तक, और हुआ भी नहीं पाया है। तो ये गुजरों की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती, ये प्रॉब्लम मुझे सबके साथ लगती है। बहुत विस्तार से प्रोफेसर तन्वी भाटी ने बहुत ही शानदार तरीके से देशी और विदेशी इतिहासकारों का जिक्र करते हुए, जो हिस्टोरियन हैं और जो यात्री भारत में आए हैं, उनका उल्लेख भी किया है, और बहुत सारी चीजों का रेफरेंस देते हुए आपने बहुत अच्छी बात की है। इससे आगे का जिक्र मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। और मैं फिर से पुनः श्री पुष्पेंद्र कुमार जी के पास आता हूं कि निसंदेह इतिहास तथ्यों का विषय है, प्रमाणों का विषय है, उसे और एक कदम आगे मैं जाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो सड़कों पर बवाल है, ये इतिहास की तलाश है या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहा, यहां पर आपसे जानना चाहता हूं कहीं ऐसा तो नहीं ये गुमराह नौजवान, ये गुमराह समाज कोई अनहोनी ना कर बैठे, और छुटपुट जो है अनहोनी हुई भी है, खासतौर से ग्वालियर में। तो मैं आप जो है इसको किस तरह से देख रहे हैं, और युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना आप चाहते हैं? देखिए, जो ये पिछले 1 साल से या 1.5 साल से घटनाएं हो रही हैं मीर भोज जी को लेकर के, और तो किसी को नहीं लेकर के, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं जी, तो हम 2 कारण पाते हैं। एक तो बड़ा कारण ये है कि जो हमारा अतीत है, या जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, हम अपने चरित्र को उनके अनुसार बना नहीं पाए। हमारे समाज के जो उपलब्धियां हैं वो उससे मेल नहीं खाती।
हम आज मतलब बता देते हैं कि महाराजा कनिष्ठ गुर्जर थे, आर्कियोलॉजी का सर्वे कहता है। आजकल के ना मिहिर भोज जी हमारे थे, ये भी हम बताते हैं लोगों को। लेकिन दूसरे लोग जो हमारी वर्तमान स्थिति को देखते हैं तो इस पे सहज ही विश्वास नहीं करते। एक कारण तो यह है कि हम अपने चरित्र का जो उत्थान होना चाहिए था, हमारी बिरादरी के युवाओं का जो उत्थान होना चाहिए था, वो हमने इतिहास से प्रेरणा लेकर किया नहीं। अभी भी हमारी छवि एक ऐसी जाति की है जो हुड़दंग में विश्वास रखती है। जहां भी अगर हम इकट्ठा होंगे तो ये अवश्यम भावी है कि हम हुड़दंगी करेंगे। हम कोई ढंग की बात नहीं करते, मतलब एक आध घटना को छोड़ दे तो अधिकांश में ऐसा ही होता है कि जहां भी गुर्जर इकट्ठे होंगे वहां पे हुड़दंग होगा। दूसरा, अगर हम अपने चरित्र को उन ऊंचाइयों तक ले जाते तो मैं फिर एक बार मिथ की तरफ ही जाऊंगा। महाभारत में यादव का जिक्र है। यादव जो आजकल यादव हैं ये वो यादव नहीं थे, श्री कृष्ण जी यादव नहीं थे, मतलब ये वाले यादव नहीं थे, जाति से यादव नहीं थे। जो उनका काम था, जो उनके के कर्म थे वो यादव वाले थे, इसलिए उनको यादव यादव के कहा गया। उसके हजारों साल बाद तक ये जो यादव आज हैं, जो अपने आप को कृष्ण जी का वंशज बता रहे हैं, ये तो आभीर कहे जाते थे। आभीर के बाद फिर इनको अहीर कहा गया और अहीर के बाद इनको यादव कहा गया। लेकिन इन्होंने अपने चरित्र को, अपनी वर्तमान स्थिति को और इतना ऊंचा उठाया कि लोगों ने सहज ही विश्वास कर लिया कि हाँ ये वही यादव। ये तो फिर महाभारत में उल्लेख है कि श्री कृष्ण जी का कोई वंशज नहीं बचा था, वो आपस में सारे मर गए थे। उसके बाद ये वंशज है, लेकिन लोग मान रहे हैं, लोग मान इसलिए रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाया। दूसरा, जब एस्टेब्लिश किया है उन्होंने उसके अनुरूप अपने आप को बनाया है कि वो जैसे थे ऐसे ही हम भी हैं। एक समय वो था जब यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में 4 स्टेट के मुख्यमंत्री हमारे में यादव थे। हालांकि यादवों से हमारा कोई तुलना नहीं है, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, हमारी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन उन चरित्रों के अनुरूप हम नहीं ढाल पाए। एक तो ये कमी रही। दूसरे, जो राजनीतिक बात है, राजनीति में एस्टेब्लिश होने की बात, पूरे हिंदुस्तान में एक इक्वेशन चलती है कि जो जाति 1% से ज्यादा है अपनी जनसंख्या के अनुरूप, वो राजनीति में 2% पदों पे कब्जा पा जाती है, और जो जाति 4% है वो जाति 10% पदों पे कब्जा पा जाती है, और जो जाति मतलब 10% है वो 40% पदों पे कब्जा पा जाती है। राजनीति में एक इक्वेशन आप किसी भी जाति में देख लें, मतलब आप अपने हिसाब की जाति में जो मतलब हमारे लेवल पे है, सैनी हैं, गडरिया हैं, पाल वगैरह, कश्यप, वो अपनी जनसंख्या से दुगुना हिस्सादारी राजनीति में ले रहे हैं। लेकिन एक गुर्जर जाति के साथ में ये रहा कि गुर्जर को अगर हम अतिशोक्ति पे ना भी जाएं तो जो आंकड़े बताते हैं, जो आकलन कहता है कि 1.25 से 1.5% के बीच में गुर्जर है। हमें उस अनुरूप में अगर हम उसी इक्वेशन के हिसाब से चले तो हमारे 2.5% हम लोग राजनीति में होने चाहिए, लेकिन हम नहीं आ पाए आज तक। कभी हम 2.5% एमएलए पूरे देश में जैसे मतलब 4139 के आसपास एमएलए बनते हैं, तो उसमें 2.5% हम कभी नहीं बन पाए। पुष्पेंद्र कुमार जितने एमपी जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, इस पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से कि युवाओं को ये करना चाहिए जिससे कि हम भी जो है बाकी समाजों की तरह से हमारी भी पहचान हो, हमारी भी कहीं जो है आइडेंटिटी हो? देखिए, युवाओं से मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक बार बिल गेट्स और के वॉरेन बफेट दोनों एक सभा में थे। दोनों से कहा गया कि आप अलग अलग बैठे हो, अलग अलग एक पर्ची पे लिखो कि आज के युग में सफलता का सूत्र क्या है। और कमाल की बात यह है कि दोनों ने अपनी अपनी पर्ची संयोजक को सौंप दी जो वहां पे संचालन कर रहे थे। उन्होंने दोनों की पर्चियां खोली और उन दोनों पर्चियों पे लिखा हुआ था फोकस। तो मैं समझता हूं कि मैं इस लाइव के माध्यम से भी और अपने सभी युवाओं को यह संदेश देना चाहता हूं कि अपना फोकस जो है वो अपने लक्ष्य पे लगाना है।
जितना इतिहास में हम जाएंगे, जितना इधर उधर की घटनाओं में जाएंगे, उतना हम अपने फोकस से विचलित हैं कुछ लोग जिन्हें इतिहास पे शोध करना है वो इतिहास पे शोध करें, जिन लोगों को राजनीति करनी है वो राजनीति करें, लेकिन जो युवा है वो अपना फोकस केंद्रित करे कि हम अपनी, कम से कम, ज्यादा नहीं हम कर सकते तो अपनी जाति की प्रतिशतता के हिसाब से हम हर जगह सरकारी नौकरियों में, आईएएस पीसीएस में, प्रोफेसर्स में, मेडिकल में, इंजीनियर्स में, हम कम से कम उन जगहों पर उतने हों कि हमें दूसरे लोग इग्नोर ना कर सकें। और जब हम बताएं कि हम गुर्जर हैं और मिहिर भोज हमारे वंशज, मतलब हमारे पूर्वज थे, तो उनको सहज यकीन आए कि हाँ, ये इतने अच्छे लोग हैं, ये इतने चरित्रवान लोग हैं, राष्ट्र के प्रति भक्ति इनके अंदर है, ये वाकई मिहिर भोज जी के वंशज रहे। तो हमें अपने के लक्ष्य पे केंद्रित करना है और उसको इधर उधर भटकने नहीं देना। हमारी जो भक्ति की छवि है वो हटेगी। बहुत सुंदर संदेश आपने युवाओं को दिया है और आप मेरे मित्र हैं, मेरे बहुत अजीज हैं, प्रिय हैं और हमने आपने बहुत लंबे अरसे तक कार्य भी किया है और भविष्य में आपके पास कोई ऐसी कार्य योजना है कि जो, ये तो हम लाइव के माध्यम से हम संदेश दे रहे हैं, और कोई कार्य योजनाएं आपके दिमाग में, जहन में आती हो कि भाई हम जो नहीं कर पाए आगे युवाओं को प्रेरणा भी दें और हम कार्य करें, तो नट सेल में आप बताएंगे क्योंकि लाइव के हिसाब से, समय के हिसाब से जो है मैं अब बात को आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। जी जी जी। मैं अगर आज की तारीख में मुझसे कोई पूछे कि भाई, जैसे आपने पूछा कि क्या किया जा सकता है, तो एक तो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो लोग बाग बताते हैं कि 1,500 का आंकड़ा पार सकता है। इतनी बड़ी संख्या हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की है, उनमें से अधिकांश तो जेबी संगठन है, वो उसमें 10-12 लोग जुड़ जाते हैं और वो अपने नाम के सामने लिख लेते हैं अखिल भारतीय गुर्जर, किसके नाम से आगे कोई भी बनाया, संगठन बनाया, पति सेना बनाई, अखिल भारतीय से पहले अंतरराष्ट्रीय लिखने लगे हैं, अंतरराष्ट्रीय लिखने लगे हैं। तो एक तो ये जो 1500 संगठन हैं, इन 1500 में 1400 को आप मान लीजिएगा कि उनका उद्देश्य कहीं युवाओं का भला या इस संतति का भला करना नहीं है, वो केवल ये चाहते हैं कि हमें इसके नाम पे राजनीतिक पहचान मिल जाए। तो मैं सबसे पहले तो, हम अगर जाट महासभा का उदाहरण भी लें, उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जाट महासभा और गुर्जर महासभा जी, दोनों का गठन मुजफ्फरनगर में हुआ था और एक ही दिन हुआ था, 23 मार्च 1908 को। बिल्कुल लेकिन सटीक बता रहे हैं। अब 1908 के बाद हमारी तो 1500 बन गई, लेकिन उनकी अभी भी एक ही है, अखिल भारतीय जाट महासभा एक है, और उन्होंने समय समय पे जो अलग अलग संगठन उनके जाटों के बनते गए, उनको वो एकीकार करते चले गए, समाहित करते चले गए एक ही संगठन। बहुत शानदार आपका सुझाव है। और आगे इस पे कहते हैं कि प्रकृति में क्या है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रयास करना जो है हम सबका फर्ज है। बीएल गुर्जर साहब, आराम नहीं फरमाइए, और अब बारी आपकी है। और पुष्पेंद्र कुमार जी ने बहुत ही सलीके से, बहुत शानदार तरीके से एक मैसेज भी दिया है, ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात कही है, प्रमाणों की बात कही है, और बाकी समाजों से प्रेरणा लेने की बात कही है कि बाकी जो हमारे समकक्ष हैं, किसान जातियां हैं, हम जैसे हैं, और यदि हम उसकी और पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमारे सबके पूर्वज भी एक हैं, तो हम उन तमाम बातों को एक धारा प्रवाह कर सकते हैं, एक बयार बहा सकते हैं समाज में एकीकरण की। तो एक सबसे मुझे जो लग रहा है एकीकरण, समाज का एकीकरण, संगठनों का, ऑर्गेनाइजेशनों का एकीकरण, ये बहुत सुंदर बात आपने कही है। अब मैं बीएल गुर्जर साहब के पास इस विचार की धारा को लेके आता हूं कि बीएल गुर्जर साहब, राजस्थान में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जो आरक्षण को लेके था, क्योंकि राजस्थान ने पूरे विश्व में एक मैसेज दिया, और एक ये, अब उस आंदोलन की मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि वो कहाँ गया, कैसे गया, उसके क्या जो है हमें उसके परिणाम मिले, दुष्परिणाम मिले, या हमें उसके कितने बेनिफिट हुए, उसकी पृष्ठभूमि में बिल्कुल नहीं जाऊंगा।
आज हम लोगों को, युवाओं को, समाज को आंदोलन के माध्यम से हम कैसे अपने हक, हकूक, अधिकार पा सकते हैं और हमें आंदोलन किस प्रकार करना चाहिए? बीएल गुर्जर साहब। देखो सर, मैं पहले तो पुष्पेंद्र जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं मेरी बात शुरू करूंगा। पुष्पेंद्र जी सर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के बाद उनका वंश खत्म हो गया था आपस में लड़ झगड़ के, तो यादव वर्तमान में कोई है इस पर संशय है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही एक उदाहरण है, परशुराम जी की जो कहानियां सुनते हैं, परशुराम जी ने क्षत्रियों का समूल नाश किया था। और ये भी इतना एक काफी कहते हैं शुक्रिया। कि कोई महिला गर्भवती थी ना, तो भी उसके मतलब इंतजार करते बिल्कुल। थे बच्चे के होने का, और फिर उसको मारते थे, यानी समूल नाश। और फिर इसमें एक मिथक और 21 बार, जब एक बार में समूल हो गया तो बाकी 21 बार जाने की क्या जरूरत थी। ये मिथक कहानियां हैं। तो इसका मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी क्षत्रिय नहीं है, ये केवल लोग बकवास करते हैं कि हम ऐसा वैसा। दूसरी चीज है, राजपूत समाज का जो शब्द है उसका उद्भव ही 13वीं शताब्दी में हुआ था, मुगल काल में। अब ये कहते हैं कि साहब मिहिर भोज हमारा वंशज या हम उनके वंशज है, मिहिर भोज राजपूत था। बीएल भाई बीएल ठीक है, साहब, आ रहा हूँ बीएल सर, मैं साहब, वही आ बीएल साहब। वही आ रहा हूँ जी। हाँ, वही अब आप वहीं पे आइए जो आपसे सवाल किया गया है। वही आ रहा हूँ मैं सर, वही आ रहा हूँ। तो एक्चुअल में ये वर्ण व्यवस्था जो थी क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली, तो ये वैदिक काल की थी। और जब राजपूत टाइटल बना, राजपूत जाति का उद्भव हुआ मुगल काल में, तब तो वर्ण व्यवस्था खत्म ही हो गई थी। अब ये कैसे उस मतलब मुगल काल से अपने आप वैदिक काल में शिफ्ट कर रहे हैं, ये बड़ी अपने आप में हास्यास्पद बातें हैं। हाँ, मैं एक अपील करना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि आपस में जहर घोलने के बजाय प्यार और प्रेम से रहो, जियो और जीने दो। इसके अलावा बिल्कुल कुछ नहीं रखा। एक दूसरे के बाप बनने की होड़ में कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और खाली हाथ बैठोगे, तुम्हारा जो यूथ है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, और बहुत बड़ा हादसा या ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती है आपस में। तो इसको समझना चाहिए। अब गुर्जर तो कहते हैं कि हम राजपूतों के बाप है, राजपूत कहते हैं कि हम गुर्जरों के बाप है। तो ये तो वही समस्या हो गई कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो हम्म। ऐसे ऐसी बहस में उलझने के बजाय बाप मत बनो एक दूसरे के, भाई बन लो, कोई बुराई नहीं बहुत है। बढ़िया, बहुत एक बहुत छोटा भाई सुंदर, रह बहुत जाएगा, एक बड़ा भाई रह जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो है तो हमारे, अगर बिल्कुल। राजपूत शब्द 13वीं शताब्दी में उद्भव हुआ, तो उससे पहले राजपूत गुजरों के नाम से ही थे, या गुजर भी। तो वो वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, हम एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं है लोग। लेकिन थोड़ा कुछ लोगों में दम्भ है, घमंड है कि ये भेड़ बकरियां वाले, ये निम्न कैटेगरी, क्योंकि हम ऐसे ही रह रहे हैं आजकल। तो ये कैसे हमारे बराबर हो सकते हैं, कैसे हमारे पूर्वज हो सकते हैं। तो सर हम जानते हैं कि किसी भी परिवार में कोई मुकदमाबाजी हो जाती है तो 1 साल 1.5 साल में वो परिवार बिल्कुल टूट जाता है। बच्चों को अच्छी स्कूल, जो महंगी स्कूल है उससे छुड़वा के गवर्नमेंट स्कूल या कम फीस वाली स्कूल में डाल देते हैं। कपड़े, कम से कम साधन, सारी चीजें वो अपने हिसाब से सीमित कर देते हैं, क्योंकि आर्थिक बोझ पड़ जाता है। आप तो आप अपने बीएल समाज को साहब, ग्रामीण पेशा कौम घोषित करने के बाद समाज किस तरह से हाथ से तो चला गया। बीएल इतने साहब, सालों घड़ी घड़ी की मुख्यधारा जो से दूर सुइयां, रहा। घड़ी की सुई बढ़ रही है और लाइव को अब तन्वी की बारी है। आपकी बात में जो दम है वो विशेष है कि हमें किसी का बाप नहीं, हमें भाई होना चाहिए 100%, और सभी समाजों के साथ, सभी बिरादरियों के साथ समन्वय, सौहार्द, सहिष्णुता, प्रेम, स्नेह बहुत लाजमी है। और वास्तविक रूप से देखा जाए, आज भारत का एक शानदार संविधान है। संविधान में कोई वर्ण नहीं है, कोई भेद नहीं है, सबको समान अवसर दिए गए हैं। तो हम संविधान की, उसके जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके सम्मान करते हुए, संविधान का सम्मान करते हुए, उसी परिप्रेक्ष्य में हम आंदोलन भी कर सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, और अहिंसात्मक तरीके से, समझदारी तरीके से हम अपनी बात कह सकते हैं।
इतिहास भी हम पा सकते हैं, वर्तमान को संजो सकते हैं और भविष्य की बहुत शानदार कल्पना हमारे पास होगी। इस मुहिम को, इस विचार को और आगे बढ़ाते हुए और मैं प्रोफेसर तन्वी के पास आता हूं और मैं खास तौर से तन्वी से कहना चाहता हूं कि आप एक बिटिया है, समाज की होनहार बिटिया हैं और आपने एक मुकाम हासिल किया है और हमारी शुभकामनाएं और हमारा शुभाशीष आपके साथ पूरे समाज का भी है। आज युवाओं को जो संदेश है, जो विशेष है, ये संदेश आप क्या देना चाहेंगे कि जिससे हमारा इतिहास का संकलन हो जाए, वर्तमान बेहतर हो जाए और भविष्य की शानदार कल्पना हो जाए? और बहुत शॉर्ट में आप जो है अपना प्रसंग दें प्रोफेसर तन्वी जी। जॉर्ज ऑरवेल एक नॉवेलिस्ट रहे हैं, उनके कोट से मैं शुरुआत करती हूँ। उन्होंने कहा है, दोज हु कंट्रोल द पास्ट कंट्रोल द फ्यूचर एंड दोज हु कंट्रोल द प्रेजेंट कंट्रोल द पास्ट। सो अगर आपको पास्ट को कंट्रोल करना है, पास्ट के ऊपर आपको चाहिए अपनी पकड़, तो आपको अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना पड़ेगा। और ये नो डाउट गुजरों का हिस्ट्री ग्लोरियस हिस्ट्री है, वाइब्रेंट हिस्ट्री है। गुजर आइडेंटिटी इतने टाइम से अपने आप को अलग कंस्ट्रक्ट करके उन्होंने रखा हुआ है और दूसरी बिरादरियों से अलग उनकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। आज नहीं एग्जिस्ट कर रही थी, पुराने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, आगे भी एग्जिस्ट करेगी। पर हम जो रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं और इस देश में रहते हैं, तो हम सबका एक जो ड्यूटी है वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो जुडिशियल प्रोविजंस हैं, उनमें हमारा भरोसा रहा है, हमेशा से रहा है। वी हैव ऑलवेज बीन नेशनलिस्ट, हमने नेशन के साथ खड़े हुए हैं, सपोर्टर्स ऑफ द नेशन, सपोर्टर्स ऑफ द कंट्री, और वो आगे बना रहना चाहिए। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू, वो कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो जुडिशियरी के थ्रू हो। और दूसरा मेरा जो रिक्वेस्ट है यंग मेन एंड विमेन से जो हमारे कम्युनिटी के हैं, वो ये है कि अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस कीजिए। जाइए, अगर आपको हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो अच्छे रिसोर्सेज को पढ़िए, अच्छे सोर्सेज को पढ़िए। जो भी आपको दिखाई देता है सोशल मीडिया के ऊपर वो सच नहीं होता है। और दूसरी कम्युनिटीज से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप देखिए, स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस कम्युनिटीज की एग्जिस्ट करते हैं, उन स्टीरियोटाइप्स के अंदर ना फंस के आप रिसर्च जो कहती है उसके बेसिस पे अगर आप दूसरों के बारे में अपना नजरिया बनाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप्स आपको कहीं आगे नहीं ले जाने वाले, वो आपको लड़ाइयां कराएंगे और प्रॉब्लम्स में पड़वाएंगे। तो दूसरी कम्युनिटीज, ऐसा नहीं है कि सब हमको ये करना है, दूसरी कम्युनिटीज को भी एक ध्यान रखना चाहिए कि जो ऑलरेडी सोर्सेज कह रहे हैं, जो रिसर्च कह रही है, आप उसके बेसिस पे अपना नजरिया बनाएं। और यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब आप एंटर होंगे, जब आपको पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आप कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई के थ्रू, तो आपके अंदर, आपकी कम्युनिटी के अंदर बदलाव आएगा, नो डाउट, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और एक और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि जो हिस्ट्री है, अगर वो ट्रेंड हिस्टोरियंस करें तो अच्छा होगा। प्रॉब्लम आ रही है कि देखें, हिस्ट्री के अंदर सिर्फ राजाओं रानियों की बात नहीं होती है, हिस्ट्री आम इंसान की भी हिस्ट्री होती है। आप हिस्ट्री डिसिप्लिन को देखेंगे, शुरुआत में जब वो उसका ओरिजिन हुआ तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की, रूलर्स किसने किस वक्त राज किया वो बात की जाती थी, किसने किसके ऊपर जीत की, उसकी बात की जाती थी। बट अब हिस्ट्री के अंदर भी चेंज हुआ है, अब मासेस की बात करते हैं। आर्किटेक्चर सिर्फ बड़े बड़े महलों का आर्किटेक्चर नहीं होता, आर्किटेक्चर जिस घर में आप बैठे हैं, या 80s में कोई जो घर का झोपड़ा था, दैट वाज आल्सो आर्किटेक्चर, उसको भी स्टडी करने की जरूरत है, लोगों ने किया है वो काम। तो हिस्ट्री हर किसी की हिस्ट्री है, कहानी सिर्फ राजाओं और रानियों की नहीं होती, आपकी कहानियां हैं, आपके शानदार प्रोफेसर तन्वी भाटी जी, प्रोफेसर तन्वी भाटी जी, बहुत बहुत आभार। और मेरे दो और बहुत अजीज मित्र पुष्पेंद्र कुमार जी और बीएल गुर्जर साहब, आज की लाइव का मुझे अतिथि संपादक बनाया गया और मैं खटाना बुलेटिन का फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और कुल मिलाकर जो निचोड़ है वो यही है कि इतिहास का हम संकलन करें, तथ्यात्मक संकलन करें। इतिहास को
जरूरी है। और पथिक जी की कोटेशन है एक बहुत शानदार, जो उनकी पांडुलिपियों में जो हमें मिली, कि वह इतिहास अप्रासंगिक है जिसमें देश व समाज का निर्माण न हो, वह राजनीति बेकार है जिसमें नए इतिहास का सृजन न हो। तो ये पथिक जी की जो पंक्तियां हैं, हमें नए इतिहास का सृजन निसंदेह करना है और सबको मिलकर करना है, और प्रेम से, सौहार्द से, सहिष्णुता से, सौहार्द पूर्वक स्नेह के साथ सभी को साथ लेकर करना है। और मैं अभी ये 5 मिनट 7 मिनट मीटिंग चलेगी, खटाना जी से मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा इसको और किस तरह से, और मैं यहाँ लाइव में ये घोषणा कर रहा हूं कि ये लाइव निरंतर जारी रहेगी। अगली लाइव जो बृहस्पतिवार को 7 बजे होगी, और डॉक्टर जावेद राही जी जो जम्मू कश्मीर से बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, और जम्मू कश्मीर में उनका कोई सानी नहीं है, डॉक्टर अपने मसूद चौधरी साहब, जो मरहूम मसूद चौधरी साहब के बाद यदि डॉक्टर जावेद राही जी को ये कहा कि जाए कि उनके एक तरह से वारिश वो बनकर उभरे हैं, समाज में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, वो अतिथि संपादक होंगे, और दूसरे और विद्वान समाज के इसमें जुड़ते रहेंगे, और ये श्रृंखला आगे बढ़ती रहेगी। खटाना साहब लाइव आज की यहीं कंक्लूड कर दीजिए और हमारी मीटिंग होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय पथिक। जय पथिक।